हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपनी सीनियर सिस्टर के कहे अनुसार लिन फेंग डिवाइन मैंशन के अंदर आकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगा था, जबकि मिस यू जिंग खुद मिस क्यान यिंग को कुछ गॉड लेवल की डिवाइन टेक्निक सिखाते हुए उसे गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करवा देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमने एम्परर जीजू को भी देखा था, जो कि लिन फेंग और उसके स्पिरिचुअल पेट शाओटियान से बदला लेने के लिए मारा जा रहा था, और ऊपर से उसकी ग्रैंड माँ ने भी उसे बदला लेने की इजाजत दे दी थी। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिस यू जिंग मिस क्यान यिंग को लेकर उसके होम टाउन में पहुंच चुकी थी, जहां पे हमें जानने को मिलता है कि आज से काफी साल पहले चू लियूटियन नाम के गद्दार कल्टीवेटर ने मिस क्यान यिंग के पिता को मारते हुए उसके क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और साथ ही उसके ग्रैंडपा को भी बंदी बना लिया था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ चू लियूटियन के बारे में सुनकर मिस यू जिंग थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहती है, जूनियर सिस्टर, क्या तुम जानती हो जिस चू लियूटियन से तुम बदला लेने की बात कर रही हो, वो नाइट रेवोल्यूशन गॉड एम्परर बन चुका है, और अभी तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि एक नाइट रेवोल्यूशन गॉड एम्परर का मुकाबला कर सको। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बीच में आ सकती हूँ। लेकिन मिस क्यान यिंग मना करते हुए कहती है, माफ कीजिएगा सीनियर सिस्टर, लेकिन ये मेरे गॉड मून क्लैन का मामला है जिसे कि मैं खुद हैंडल करना चाहती हूँ। मिस क्यान यिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यू जिंग वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे क्लैन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए मैं तुम्हारे क्लैन के बाकी साथियों को ढूंढने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, ताकि तुम अपने क्लैन के लोगों के साथ मिलकर एक बार फिर से अपने क्लैन को रिवाइव कर सको। और ये कहते कहते मिस यू जिंग को वहाँ पे शाओटियान और लिन फेंग को और महसूस होता है, जिन्हें महसूस करके वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँ या ना करूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उन्हें तुम मना करो या ना करो, लेकिन वो फिर भी तुम्हारी मदद करने वाले हैं। मिस यू जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे शाओटियान वहाँ पे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है, तो लिन फेंग उसे जल्दी से पकड़कर वापस खींचते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, हमें उनके सामने नहीं जाना। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों मिलकर आपको कुछ बताए बगैर कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है? जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि शाओटियान खुद ही वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे मास्टर, अगर सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीनियर सिस्टर प्रिंसेस क्यान यिंग को कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने जा रही है, क्योंकि एक बार खुद मैंने अपनी आंखों से सीनियर सिस्टर को प्रिंसेस क्यान यिंग को स्पेशल ट्रेनिंग देते हुए देखा था, जहाँ सीनियर सिस्टर ने उसके पास जाते हुए उससे कहा था, मैं तुम्हारी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को देखना चाहती हूँ, ताकि अगर तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे ठीक कर सकूँ। और साथ ही साथ उसने प्रिंसेस क्यान यिंग को तसल्ली देते हुए भी कहा था कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बस मुझे बता देना। उसके बाद सीनियर सिस्टर प्रिंसेस क्यान यिंग का ब्रेक थ्रू करवाने के लिए उन्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाती है, जो कि शैडो गार्डियन लाइनेज से बिलोंग करती थी। उस टेक्निक में सबसे पहले आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हार्ट में ट्रांसफर करना होता है, और उसके बाद एक एक करके अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी सारी मेरिडियंस के अंदर फ्लो करवाना होता है। लेकिन इससे आगे मैं उस टेक्निक के बारे में और कुछ भी जान पाता उससे पहले सीनियर सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया था, और हमेशा की तरह उन्होंने मेरे पास आकर मुझे एक थप्पड़ मारते हुए वहाँ से काफी दूर फेंक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोते हुए कहने लगा था, सीनियर सिस्टर, आखिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रही है? मैं भी आपकी स्पेशल टेक्निक को सीखकर अपने कल्टीवेशन लेवल को इंप्रूव करना चाहता हूँ। लेकिन मिस यू जिंग वहाँ पे उसकी एक बात भी नहीं सुनती, जबकि हकीकत में भी हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह वैसे ही रो रहा था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है कि अब अपनी ये नौटंकी बंद करो, वो दोनों कब की यहाँ से जा चुकी है, जल्दी करो, हमें उन्हें फॉलो करना होगा। और ये कहकर वो दोनों भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उन दोनों के पीछे निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को किसी क्लैन के फॉरबिडन केज वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड कल्टीवेटर एक प्रिजन के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था। जबकि उसी प्रिजन के अंदर हम देखते हैं कि एक बुढ़ाऊ मास्टर को बड़ी बड़ी चेन्स में बांध के रखा गया था। उस बुढ़ाऊ की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब थी कि हम देखते हैं कि वो सही से अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो बुढ़ाऊ किसी तरह से रिंग कर आगे बढ़कर उस गार्ड कल्टीवेटर का पांव पकड़ते हुए कहता है, पानी, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दो। मैं आपको बता दूं, ये बुढ़ाऊ मास्टर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस क्यान यिंग के ग्रैंडपा है, जिनका नाम है जू क्वान, जो कि अपने गॉड मून क्लैन के पिछले लीडर भी रह चुके हैं। वो वहाँ पे लगातार उस गार्ड कल्टीवेटर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। जो देखकर वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे मास्टर क्वांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कैसे दिन आ गए हैं, कभी तुम गॉड किंग रियलम के एक लीडर हुआ करते थे और आज तुम जरा सा पानी पीने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये टाइम भी कितना ज्यादा क्रूअल होता है, हम लोगों को न जाने क्या क्या दिखाता है। देखो आज किस तरह गॉड किंग रियलम के एक कल्टीवेटर को मेरे सामने कुत्ते की तरह भीख मांगनी पड़ रही है। जिसमें मास्टर क्वांग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उससे कहते हैं, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे पानी पिला दो। मास्टर क्वांग की ऐसी हालत देखकर हम देखते हैं कि वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम पानी पीना चाहते हो? और ये कहकर वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे अपने पास से एक पानी की थैली को बाहर निकाल कर उसे मास्टर क्वांग को दिखाते हुए कहता है, लो पी लो पानी। लेकिन ये कहकर वो गार्ड कल्टीवेटर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता, जो देखकर मास्टर क्वांग खुद वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर उस पानी की थैली को लेने के लिए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपना पूरा दम लगाने के बावजूद भी वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब किसी तरह से वो वहाँ पे उस पानी की थैली को पकड़ने की
कोशिश करते हैं तो वो गार्ड कल्टीवेटर अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, माफ करना बुढ़ाऊ, लेकिन मैं तुम्हें ये पानी नहीं देने वाला क्योंकि मुझे इस बात की इजाजत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे पानी की थैली को साइड पे फेंक कर मास्टर क्वांग के हाथ के ऊपर अपना पाँव रखकर उसे कुचलने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा था, तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हो लेकिन अभी तक भी तुम्हारी डिमांड्स है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों ना मैं यहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी डिमांड्स को एक साथ ही खत्म कर दूं। लेकिन ये कहकर वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे मास्टर क्वांग के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले उसे वहाँ पे एक ठंडा हवा का झोंका महसूस होता है, जिसे महसूस करके वो गार्ड कल्टीवेटर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, कौन है यहाँ पे, सामने आओ। उस गार्ड कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से एक वर्ड गेट पोर्टल से मिस कैनिंग बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेकर बाहर आते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने मास्टर सोल स्पिरिट को बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड कल्टीवेटर के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देती है। मिस कैनिंग का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उससे बचने के लिए वो गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो वहाँ पे वहीं पे मारा गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस कैनिंग की मास्टर सोल तो वहाँ पे भी नहीं रुकती, वो आगे बढ़कर उस प्रिजन के अंदर जाकर मास्टर क्वांग की सारी स्पिरिचुअल चेंज को भी तोड़ देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मास्टर क्वांग अब वहाँ पे आजाद हो चुके थे। लेकिन आजाद होने के बावजूद भी उनकी हालत खराब होने की वजह से वो अभी तक भी अपनी जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, जो देखकर मिस कैनिंग खुद आगे बढ़कर अपने ग्रैंडपा के पास जाते हुए उनसे कहती है, ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना। वहीं मास्टर क्वांग की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो मिस कैनिंग के मुंह से अपने लिए ग्रैंडपा का लफ्ज सुनकर उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडपा क्यों कहकर बुला रही हो, कौन हो तुम। और ये कहकर जब वो अपना सर ऊपर उठाकर और से कैनिंग को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कैनिंग के अंदर वो छोटी और मासूम बच्ची दिखाई दे रही थी जो कि कभी उनकी गोद में खेला करती थी। और जैसे ही उन्हें वहाँ पे अपनी पोती के बारे में याद आता है तो वो वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर कैनिंग हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। जिस पे हम देखते हैं कि मिस कैनिंग उन्हें वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे हक कर लेती है और साथ ही साथ उनसे माफी मांगते हुए कहती है, ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे आने में इतनी ज्यादा देर हो गई, मुझे आपको बचाने के लिए पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था। जिस पे मास्टर क्वांग भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी जगह पे खड़े होते हुए उससे कहते हैं, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। लेकिन इससे आगे मास्टर क्वांग वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि कमजोरी की वजह से उन्हें वहाँ पे चक्कर आने लगे थे, लेकिन वो वहाँ पे चक्कर खाकर गिर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस कैनिंग अपने पास से एक डिवाइन लिक्विड की शीशी को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे अपने ग्रैंडपा को पिला देती है, जिसे पीने के बाद ही हम देखते हैं कि उसने तुरंत ही वहाँ पे अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर अंदर मास्टर क्वांग वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। और जैसे मास्टर क्वांग वहाँ पे ठीक होते हैं तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक जोरदार कहका लगाते हैं, जो देखकर मिस कैनिंग जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे एक बार फिर से अपने ग्रैंडपा को हक कर लेती है, जो देखकर उसके ग्रैंडपा भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि घबराओ मत मेरी बच्ची, तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जब तुम्हारे ग्रैंडपा को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था तब तुम्हारे ग्रैंडपा को एहसास हुआ था कि ये जगह उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है जितने के लोग प्रिजन के बारे में बुराइयां करते हैं। यहाँ पे मौजूद सभी लोग मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे, बस कुछ लोगों को छोड़कर। तुम्हें तो पता ही होगा जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं, और सेम ऐसे यहाँ पे जगह पे भी था। लेकिन कुल मिला के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया, तो इसलिए तुम मेरे लिए परेशान मत हो कि मैं यहाँ पे इतने सालों तक बंदी रहा। अगर मैं सच कहूँ तो अब तो धीरे धीरे मुझे ये जगह पसंद भी आने लगी थी। असल में मास्टर क्वांग वहाँ पे ये सब कुछ जानबूझ कर कह रहे थे ताकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर का मूड ठीक कर सके, और उनका ये तरीका काम भी कर जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे मिस कैनिंग के फेस के ऊपर स्माइल आना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी वो दोनों दादा पोती मिलकर वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक और कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई हमारे ज़ू क्लैन के फॉरबिडन एरिया के अंदर कदम रखने की। मैं आपको इस मोटे कल्टीवेटर के बारे में बता दूं, ये मोटा कल्टीवेटर जू ही का पति है जिसने चोलियोटियन के साथ मिलकर गॉड मून क्लैन के ऊपर हमला किया था। खैर उस मोटे कल्टीवेटर को वहाँ पे आते हुए देखकर मास्टर क्वांग वहाँ पे घबराते हुए उससे कहते हैं, कैनिंग मेरी बच्ची तुम भाग जाओ यहाँ से, तब तक मैं ऐसे यहीं पे रोके रखता हूँ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से जाने के बाद दोबारा कभी भी गॉड मून क्लैन के अंदर वापस मत आना। मास्टर क्वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद वो मोटा कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपने फेस के ऊपर से अपना मास्क हटाते हुए कहता है, ओह तो ये तुम्हारी पोती कैनिंग है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने होंठों पे जीभ फेरते हुए कहता है, अब आएगा ना असली मजा, अब तो समय एक असली डेविल के जागने का। और ये कहकर वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए मिस कैनिंग से कहता है, तुम मरने के लिए बिल्कुल सही जगह पे आई हो। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। याद करो पिछली बार तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाकर तुम्हें यहाँ से भगा दिया था, पर अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अब जब तुम्हें पता था कि तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है तो फिर तुम मरने के लिए यहाँ पे क्यों आ गई? और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से मिस कैनिंग को डराने के लिए अपने होंठों के ऊपर जुबान फेरने लगा था, जो देखकर आपकी बार मिस कैनिंग भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, बहुत होगी तुम्हारी बक। और ये कहकर वो वहाँ पे ऊपर हवा में उठकर अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उस मोटे कल्टीवेटर से कहती है, तुम जानना चाहते थे ना कि मेरे यहाँ पे आने का क्या मकसद है? तो मैं यहाँ पे वापस आकर तुम्हारे जैसे गद्दार को सजा देना चाहती थी, और तुम्हारी सजा है मौत। और ये कहकर वो वहाँ पे इस मोटे कल्टीवेटर के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, जो देखकर वो मोटा कल्टीवेटर भी वहाँ पे अपनी स्पेशल एनर्जी को अनलीश करते हुए मिस कैनिंग के अटैक के ऊपर ही अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो
वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मिस कैनिंग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इस मोटे कल्टीवेटर के अटैक को जीतता हुआ सीधा उस मोटे कल्टीवेटर की तरफ आगे बढ़ गया था, जिसे वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसका डर के मारे वहाँ पे मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन वो वहाँ पे जल्दी से खुद को संभाल कर अपनी सोट को बाहर निकाल कर उस अटैक के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे चीर कर खुद को बचा चुका था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से मिस कैनिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, क्या तुम बस इतना ही कर सकती थी? और ये कहकर वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, पति जी, भले ही तुम गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी हो, लेकिन अभी तक भी तुम इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाई कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। वहीं जैसे ही मास्टर क्वांग को पता चलता है कि उसकी पोती कैनिंग गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए मिस कैनिंग से कहते हैं, कैनिंग मेरी बच्ची, क्या वाकई तुम गॉड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुकी हो? ये तो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे मिस कैनिंग से कहता है, चलो अब बातें बहुत हो गई, अगर तुम यहाँ पे अपनी और अपने ग्रैंडपा की सलामती चाहती हो तो चुपचाप रीइंकार्नेशन डिस्क को मेरे हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें यहाँ पे छोड़ दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बनकर मेरी सेवा करनी होगी। उस मोटे कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस कैनिंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, सपने देखना बंद करो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी आइस फ्लेम्स ऑफ हेवन को समन करती है, जो देखकर वो मोटा कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी 3 ब्रेथ गोल्डन बॉडी आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो खुद ही वहाँ पे अपनी सोट को लेकर मिस कैनिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ वो अभी तक भी मिस कैनिंग को अपने अटैक को रेडी करते हुए देखता है, तो वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए मिस कैनिंग से कहता है, अब कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मेरे गोल्डन बॉडी आर्ट के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस कैनिंग वहाँ पे अपनी हेवन आइस फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर लगातार हमले करना शुरू कर देती है, जिससे वो पहले तो वहाँ पे अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके काटने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे मिस कैनिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, क्या तुम अपने इस मामूली अटैक से मेरे गोल्डन बॉडी आर्ट का मुकाबला करना चाहते हो? मेरे ये गोल्डन बॉडी आर्ट इनविंसिबल है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इससे आगे वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस कैनिंग अचानक से वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और अचानक अपने ऊपर हुए उस बात से वो मोटा कल्टीवेटर भी खुद को वहाँ पे नहीं संभाल पाता, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस कैनिंग का अटैक वहाँ पे उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे खुद को बचाने के लिए बेचारा वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और देखते ही देखते मिस कैनिंग के हेवन लोटस फ्लावर के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो मोटा कल्टीवेटर उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। और मिस कैनिंग के इस खतरनाक अटैक को देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम भला मेरे गोल्डन बॉडी आर्ट का मुकाबला कैसे कर सकती हो? मैं तो हर रात उसे बहुत ही मेहनत के साथ प्रैक्टिस किया करता था। नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसका गोल्डन बॉडी आर्ट वहीं पे खत्म हो जाता है, जो देखकर मास्टर क्वांग तो खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहते हैं, कैनिंग मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम वाकई हमारे गॉड मून क्लैन का प्राउड हो, और इस फाइट को जीतकर तुमने ये साबित भी कर दिया कि तुम्हें हमारे गॉड मून क्लैन की अगली सक्सेसर होने वाली हो। लेकिन इससे आगे मास्टर क्वांग वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मोटा कल्टीवेटर गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, तुम लोग अपनी छोटी सी जीत के चलते ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ, अब वही तुम लोगों को संभालेगी। उस मोटे कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस कैनिंग वहाँ पे उसे एक और लुक देती है, जो देखकर वो मोटा कल्टीवेटर घबरा कर वहाँ से भागते हुए कहने लगा था, मैं देख लूंगा तुम लोगों को। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी ब्लड एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गया था, जिससे वहाँ से जाते हुए देखकर लिनफेंग भी शाओटियन को इशारा करता है। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ पे एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए उस मोटे कल्टीवेटर के पीछे निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को गॉड मून क्लैन के ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर क्वांग अपनी पोती के साथ मिलकर अपने बेटे की कब्र के पास पहुंच जाते हैं। जहाँ पे पहुंचकर मास्टर क्वांग अपनी पोती के सामने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहते हैं, किंग शेन एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, आज तक हमारी यंगर जनरेशन के अंदर ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं था जो कि किंग शेन की तरह इतना जल्दी आगे बढ़ पाया हो। सिर्फ 300 सालों के अंदर ही वो हाफ स्टेप कोड किंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। और ये कहकर मास्टर क्वांग वहाँ पे आगे बढ़कर अपने बेटे के टॉमस्टोन के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, काश तुम जिंदा होते और मैं खुद तुम्हें मेरी पोजीशन लेते हुए देख पाता। ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर क्वांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस कैनिंग वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए कहती है, ये सारी मेरी गलती है, अगर उस समय फादर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे ना लगाया होता तो वो आज भी जिंदा होते। मिस कैनिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर क्वांग वहाँ पे आगे बढ़कर उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं, पागल बच्ची, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर तुम्हारे पिता की जगह पे मैं भी होता तो मैं भी यही करता, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। और ये कहकर मास्टर क्वांग वहाँ पे अपने बेटे किंग शेन से बात करते हुए कहते हैं, किंग शेन, तुम देख रहे हो ना कैसे तुम्हारी बेटी गॉड किंग रियलम में पहुंच चुकी है ना? ये हमारे गॉड मून क्लैन के लिए प्राउड की बात है। जानते हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या कारनामा किया है? इसने वापस आकर न सिर्फ मुझे बचाया है बल्कि उसी के साथ साथ ये हमारे गॉड मून क्लैन की एक नई उम्मीद बनकर वापस लौटी है। अब हमारा गॉड मून क्लैन एक बार फिर से अपने कदमों पे खड़ा होगा। इससे बड़ा खुशी की बात
बात और क्या हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से मिस यूजिन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ बाहर आती है। और ये सभी लोग कोई और नहीं बल्कि गोल्ड मून क्लैन के ही मेंबर्स थे। और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे अपने सामने अपनी यंग लेडी मास्टर को देखते हैं तो वो सभी लोग मिलकर जल्दी से उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे ग्रीट करते हैं, जो देखकर मिस कैनिंग भी वहाँ पे अपने आंसू साफ करके उन लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहती है, आज से और अभी से गोल्ड मून क्लैन को मैं लीड करूंगी, और अगर किसी भी आउटसाइडर ने हमारे गोल्ड मून क्लैन की तरफ मैली यंग से देखा तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। अपनी यंग लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पे अपनी यंग लेडी मास्टर की जय जयकार करते हुए कहने लगे थे, हमारा गोल्ड मून क्लैन अब किसी के सामने भी नहीं झुकेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जो कि स्पा रूम के अंदर बैठे हुए अपनी मसाज करवा रही थी कि तभी वहाँ पे उसी मोटे कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, मेरी वाइफ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वहीं उस मोटे कल्टीवेटर को वहाँ पे आते हुए देखकर जूही गुस्सा होते हुए उसे कहती है, तुम वो उठाकर यहाँ पे क्यों चले आए? ओह समझ गई, आज तुम खुद अपने हाथों से मुझे सपा देना चाहते हो, क्यों? मैंने ठीक कहा ना? जिसपे वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसपे जूही गुस्सा होते हुए कहती है, अगर तुम यहाँ पे मेरी मसाज करने के लिए नहीं आए हो तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जूही की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मोटा कल्टीवेटर उसे वहाँ पे कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मास्टर को आजाद हो चुका है और उसे आजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड डॉटर क्यान येंग है, जो कि बरसों पहले यहाँ से भाग गई थी। अपने पति की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से जूही अपनी जगह पे खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये कहते कहते हम देखते हैं कि जूही को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ब खुद ही वहाँ पे अनलीश होना शुरू हो गई थी। जिसके बाद वो वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए उस कल्टीवेटर से कहती है, मुझे जल्दी से उस जगह पे लेके चलो। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले उन लोगों को वहाँ पे लिन फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोर्ट रूम में वहाँ पे उन लोगों से कह रहा था, तुम लोगों को वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की मौत खुद तुम लोगों के दरवाजे पे आ चुकी है। और ये कहकर लिन फ्रैंक वहाँ पे बाहर खड़े हुए गार्ड कल्टीवेटर को मौत के घाट उतार कर उसे वहाँ पे अंदर की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद वो खुद वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए शाउटियान के साथ मेन हॉल के अंदर आ गया था। लेकिन लिन फ्रैंक को देखकर जूही के साथ साथ वो मोटा कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था कि आखिर अब ये कौन आ गया। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।